नमस्कार दोस्तों, मैं जनार्दन दीक्षित आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल A2 एजुकेशन ग्रुप में। साथियों, हम समास प्रकरण को पढ़ रहे थे और हमने समास में तत्पुरुष समास के दो कर्म तत्पुरुष और कर्ण तत्पुरुष समास को पढ़ लिया था। अब हम बात करेंगे आज संप्रदान तत्पुरुष के ऊपर। हमारा समास की श्रृंखला का जो वीडियो है ये आने में थोड़ा देर हुआ। इसका कारण ये था कि आप लोग जानते हैं कि सीटेट की परीक्षाएं होने वाली हैं आगामी 2 से 3 महीने में। तो हम हिंदी शिक्षा शास्त्र के ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी थी, तो इसलिए ये वाला वीडियो आने में थोड़ा लेट हुआ, लेकिन अब ये श्रृंखला ऐसी ही बनी रहेगी। तो आज हम बात करेंगे संप्रदान तत्पुरुष समास के ऊपर। संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास क्या होता है, इसकी परिभाषा और इसकी कोई भी अलग से व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। आज सभी लोग जानते हैं ऐसा समास जिसमें समास में विग्रह करते समय दो पदों के बीच में अगर संप्रदान कारक के अंतर्गत आने वाली विभक्ति जो चिन्ह होता है के लिए उसको अगर देख लेंगे वो मिल जाता है, तो वहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष समास बन जाता है। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, संप्रदान तत्पुरुष समास, और इसको पहचाने कैसे? के लिए। अगर दो पदों के बीच में के लिए आ जाए तो वहाँ पे संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाता है। तो इसके हम पहले कुछ उदाहरण देख लेते हैं, फिर उसके कुछ विशेष उदाहरणों पर बात करेंगे जो उदाहरण आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो सबसे पहला हम इसका उदाहरण लेते हैं संप्रदान तत्पुरुष का व्यायामशाला। तो व्यायामशाला को जब आप विभक्ति इसको समास के पद, इस पद का जब विग्रह करेंगे तो व्यायाम और शाला के बीच में के लिए विभक्ति आ जाएगी। व्यायाम के लिए जो शाला बनाई जाएगी उसे हम क्या कहेंगे? व्यायामशाला कहेंगे। इसी प्रकार से कोई घर बनाया और उस घर में आप काम कर रहे हैं रसोई से संबंधित, अर्थात उसे हम कहते हैं रसोई घर। तो इसका जब विग्रह किया जाएगा रसोई के लिए घर, रसोई के लिए जो घर बनाया गया है वो कौन सा कहलाएगा? रसोई घर। इस प्रकार आप आलय, शाला, घर, भवन, इनसे बहुत सारे तत्पुरुष समास के उदाहरणों का निर्माण कर सकते हैं। इनको मैं आपको जल्दी से स्पीड में बोल के बताता जाता हूँ। जिस प्रकार से हमने देखा व्यायामशाला, रसोई घर, पूजा घर, अर्थात पूजा के लिए जो घर बनाया गया वो पूजा घर हो गया। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन हो गया। अब मैं आपसे पूछूंगा कृषि भवन, तो उसका जब विग्रह करोगे कृषि के लिए भवन हो जाएगा। और यहीं पे कृषि के लिए जब भवन हो जाएगा वहीं पे प्रश्न भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हम दो उदाहरण लिखते हैं परीक्षा भवन और दूसरा मैंने लिख दिया कृषि भवन। अब आप बताइए कि जब हम परीक्षा भवन का विग्रह करेंगे तो परीक्षा के लिए भवन, तो जो परीक्षा के लिए भवन बनाया गया उसे क्या कहा? परीक्षा भवन। अब कृषि के लिए भवन बनाएंगे तो क्या उसको कृषि भवन कहा जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल कहा जाएगा। तो मैं आपसे फिर ये प्रश्न पूछूंगा कि जब कृषि के लिए भवन बनाया जाता है तो मुझे ऐसे कोई 5 भवन बता दीजिए जिनके अंदर कृषि किया जाता हो, कृषि की जाती हो जिनके अंदर। तो ऐसा कोई भी भवन आज तक दुनिया में नहीं बना जिसके अंदर कृषि की जाती हो। किचन गार्डन की बात अब आप लोग यहाँ पर मत कर देना। तो कृषि भवन में जब हम इसका विग्रह करेंगे, कृषि भवन में समास तो तत्पुरुष ही होएगा लेकिन उसका रूप बदलेगा। अब वो कैसे बदलता है? कृषि भवन को जब हम बनाएंगे तो इसका विग्रह बनेगा कृषि संबंधी कार्यों को करने के लिए, कृषि संबंधित कार्यों को करने के लिए बनाया गया, कृषि संबंधित कार्यों के लिए
कृषि संबंधित कार्यों को करने के लिए बनाया गया भवन। कृषि संबंधित कार्यों को करने के लिए बनाया गया जो भवन हुआ वो कृषि भवन कहलाया। और इसमें संप्रदान तत्पुरुष इसलिए आप कहेंगे कि भाई सर इसमें बीच में के लिए तो आ ही गया है, इसलिए इसमें संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। लेकिन जब हम आपको लुप्त पद तत्पुरुष समास बता रहे थे तो हमने आपसे कहा था कि जब भी लुप्त पद तत्पुरुष समास बनेगा विभक्ति चिन्ह के बिना तो नहीं बनेगा, लेकिन दोनों पदों के बीच में जो आपका प्राथमिक पद है कृषि और अंतिम पद है भवन, इन दोनों के बीच में मात्र वो एक कारक चिन्ह ही होएगा। अगर आपको कारक चिन्ह से ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं तो वहाँ पर लुप्त पद तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें बहुत से पदों का लोप किया है। के लिए भवन संबंधी कार्यों को करने बनाया गया। इतने पद 1 2 3 4 5 और 6 पदों का लोप कर दिया, उसके बाद के लिए मिल रहा है। तो इसलिए कृषि भवन में संप्रदान तत्पुरुष की जगह पे कौन सा समास मिलेगा? लुप्त पद तत्पुरुष समास। इस बात को याद रखना है, लुप्त पद तत्पुरुष। हो सकता है परीक्षा में कभी तत्पुरुष के भेदों से समास पूछ दिया जाए, तब आपको थोड़ी सी समस्या आएगी, लेकिन तत्पुरुष दोनों में है, चाहे कृषि भवन की बात कर ली जाए और चाहे परीक्षा भवन की बात कर ली जाए। इसी प्रकार प्रयोगशाला एक उदाहरण है बहुत अच्छा। प्रयोग करने के लिए बनाई गई जो शाला होती है उसे हम प्रयोगशाला कहते हैं। उसी प्रकार अगला उदाहरण अगर हम देखेंगे विद्युत गृह, तो विद्युत के लिए जो घर बनाते हैं वहाँ विद्युत गृह होता है। प्रतीक्षालय, प्रतीक्षा के लिए बनाया गया आलय। अब प्रतीक्षा के लिए आलय ये मत कह देना किसी गर्लफ्रेंड का नाम प्रतीक्षा हो तो उसको रहने के लिए जो तुमने घर बना दिया वो प्रतीक्षालय हो गया। प्रतीक्षा करने के लिए जो जगह बनाई गई है जहाँ पर बैठ के यात्री प्रतीक्षा करते हैं तो प्रतीक्षालय। विश्रामालय, विश्राम करने के लिए बनाया गया भवन, विश्राम आलय हो गया। अब विश्राम आलय में कुछ लोग ये कहेंगे कि विश्राम करने के लिए आलय, और मैंने तो आपसे बताया कि प्रथम पद और अंतिम पद के बीच में मात्र विभक्ति चिन्ह होना चाहिए। लेकिन आपसे मैं प्रश्न पूछूं, विश्राम कोई क्रिया नहीं होती है, विश्राम करना क्रिया बनती है, इसलिए विश्राम करने के लिए जो भवन बनाया जाएगा उसे विश्राम आलय कहा जाएगा। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, विद्या का जो घर होगा। आलय को घर नहीं करना है, शब्दों के रूप नहीं बदलने हैं। मैंने आपसे पहले ही बता दिया था, अगर आप शब्दों को उनके मूल रूप में नहीं लिखेंगे तो वहाँ पर समासिक पद नहीं बनेगा। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी होती है, जो डाक को ले जाती है गाड़ी, तो डाक के लिए गाड़ी डाक गाड़ी होती है। और इसमें बहुत से लोग ये कर देते हैं डाक की गाड़ी कर देते हैं, तो वहाँ संबंध तत्पुरुष बन जाता है, जो बिल्कुल गलत होता है। तो हम इसमें 4 से 5 उदाहरण आपके सामने और लिखेंगे। इसके बाद हम संप्रदान तत्पुरुष समास को समाप्त करके अपने अगले समास की ओर आगे बढ़ेंगे। मैंने आपके सामने एक उदाहरण लिखा, नंबर 1। एक शब्द है बलि, और बलि माने आप जानते हैं किसी चीज़ को जो सामान्य रूप में बलि का अर्थ देखते हैं तो वो होता है किसी जीव की हत्या करके उसको किसी ऐसी जगह पर उसको चढ़ा देना जहाँ पर आपकी मनोकामना पूर्ण हो, ऐसा कहा जाता है। सच्चाई इससे कहीं बहुत अलग होती है। तो हम बलि से संबंधित कुछ शब्द बनाते हैं। पहला उदाहरण मैं लेता हूँ आपके सामने, नर बलि। दूसरा उदाहरण आपके सामने लिख के आ जाएगा। दूसरा उदाहरण मैं लेता हूँ इसी में, काक बलि। तीसरा उदाहरण मैं लेता हूँ, दूसरा उदाहरण मैंने ले लिया काक बलि। तीसरा उदाहरण मैंने इसमें लिया भूत बलि। और चौथा उदाहरण मैंने इसमें लिया पशु बलि। और 5वां उदाहरण मैंने लिखा बलि पशु। बलि पशु। देखिए हर एक में बलि शब्द जरूर लिख के आ रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर बलि शब्द लगा है, बलि पद हर एक के पीछे लगा है तो सब में संप्रदान तत्पुरुष या एक कोई फिक्स तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बताया था कि समास को हल करने से पहले विग्रह करिए। बिना विग्रह के अगर समास करेंगे तो हर जगह आपको समास गलत मिलेगा। तो नर बलि के लिए जब हम विग्रह करते हैं तो अगर मैं 2 भागों में विग्रह करूं, नर की बलि, नर की बलि, और दूसरे नंबर पे मैं कर दूं नर की बलि। अपने कॉमन सेंस से उत्तर दीजिएगा कि नर को बलि चढ़ाई जाती है या किसी नर की बलि चढ़ाई जाती है। आपने कभी ये सुना है कि आपके कोई नर है, नर में आपके पिता हो सकते हैं, आपके बाबा हो सकते हैं, आपका कोई
प्रेमी हो सकता है। तो क्या उसको प्रसन्न करने के लिए आपने किसी की बलि चढ़ाई? कभी नहीं चढ़ाई, क्योंकि बाबा जी हमारे दुखी बैठे थे, बीमार हो गए, बहुत दुखी थे, दर्द हो रहा था, तो उनके दर्द से निजात दिलाने के लिए एक बकरा की बलि चढ़ा दी उनके कदमों हमने। कभी नहीं होता। अब तो हम कभी कभी उन्हें बाबा की ही बलि चढ़ा देते हैं उनकी संपत्ति हड़पने के लिए। तो इस तरह से नर बलि होती है, नर की बलि। याद रखना, यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष नहीं, यहाँ पर बनता है संबंध तत्पुरुष। यहाँ पे बनता है संबंध तत्पुरुष। तो नर की बलि में संबंध तत्पुरुष समास होता है। काक बलि को इसी तरह से अगर आप तोड़ेंगे, काक की बलि, काक माने कौवा होता है, काक की बलि या काक, यहां पर थोड़ा सा संशोधन करेंगे, नर की लिख दिया है, यहां के लिए करेंगे एक जगह पे, नर के लिए। व्याख्या तो मैंने सही करी थी लेकिन गलत लिख दिया था। काक बलि, अब काक के लिए मैं इसी प्रकार से अगर समास का विग्रह करूं, आप बताइए काक के लिए बलि होती है, काक की बलि होती है? कभी सुना, किसी जगह लिखा देखा या कहीं देखा किसी कौआ की बलि चढ़ा दी गई हो? अबे तो आप कौए के लिए बलि निकालते हैं। जब श्राद्ध पक्ष चल रहा होता है, पितरों के लिए हम जब भोजन निकालते हैं तो पंडित जी कहते हैं कि ये वाला दोना ले जाओ, छत पे रख दो, कौए खाएंगे। तो वो जो बलि होती है, वो बलि रूप में जो खाना निकाला आपने, काक बलि, तो काक के लिए बलि होती है, ना कि काक की बलि होती है। इसलिए काक के लिए बलि वो होएगी काक बलि। और आप जैसे ही देखेंगे के लिए मिला तो के लिए का मतलब संप्रदान तत्पुरुष समास यहाँ पे हो गया। अब हम तीसरा उदाहरण देखते हैं, भूत बलि। भूत बलि को भी इस तरह से दो भागों में तोड़िए, भूत के लिए बलि या भूत की बलि। भूत का मतलब होता है, भूत के बहुत प्रकार होते हैं, जिसमें डायन, पिशाच, जिंद, बहुत तरह के भूत पाए जाते हैं। उनमें से अगर मैं जिंद नाम के भूत की बात करूं तो बहुत से ऐसे जादूगर होते हैं जो उस जिंद को प्रसन्न करने के लिए, ऐसा दंत कथाओं में मिलता है कि अपने उस भूत को प्रसन्न करने के लिए वो किसी बच्चे की, किसी मासूम बच्चे की बलि दे देते हैं। अर्थात भूत के लिए जो बलि दी जा रही है उसको भूत बलि कहेंगे। क्या कभी सुना कि किसी आदमी ने शमशान में जाकर कोई एक भूत पकड़ा और बोला तुम बहुत परेशान कर रहे हो, मैं तुम्हारी बलि चढ़ा दूंगा? ऐसा कभी नहीं होता है। तो ये सामान्य रूप में जो प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं उन पर आप अमल करिए, उस हिसाब से अपना विग्रह करिए। तो भूत के लिए बलि, संबंध तत्पुरुष और अब संप्रदान तत्पुरुष में इन्हीं उदाहरणों में सबसे बड़ा लफड़ा पैदा होता है। इसी प्रकार पशु बलि, पशु के लिए बलि होती है, पशु की बलि होती है। अक्सर आप देखेंगे कि पुराने जमाने में राजा क्या करते थे, अपने देवी या अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उस पशु की बलि चढ़ाते थे और वो ऐसा माना करते थे कि इससे वो देवता प्रसन्न हो रहे हैं। तो पशु के लिए बलि ही होती है, पशु की बलि नहीं होती, पशु की बलि। अब यहाँ पर एक लोगों ने प्रश्न पूछा था कि पशु बलि और भूत बलि में अंतर क्या होता है। तो भूत बलि जो होती है वो चढ़ाई जाती है किसी व्यक्ति की, उसको काटा जाएगा, उसको बाकायदा चढ़ाया जाएगा। लेकिन अब कहोगे आपने अभी कहा था कौए के लिए खाना निकाला, तो कौए के लिए जो खाना निकाला वो काक बलि हो गई, अर्थात बलि का अर्थ तो खाना हुआ। लेकिन उस समय पितरों को दिया जाने वाला जो भोजन होता है उसको बलि ही कहा जाता है, उसको कहते हैं ये बलि कौए की है, ये गाय की बलि है, इस प्रकार से। और पशुओं को जो खाना दिया जाता है उसको चारा कहते हैं, उसी प्रकार मनुष्य जो भोजन खाना खाता है उसे भोजन कहते हैं। तो इस प्रकार पशु बलि में पशु की बलि होता है। और यहाँ पर आपको जो समास मिलेगा वो संबंध तत्पुरुष समास मिलेगा। ये पांच उदाहरणों से अगर आप विगत परीक्षाओं के प्रश्न उठा के देखेंगे, इनमें से हमेशा एक ना एक प्रश्न आपको पूछा मिला हुआ होएगा। बलि पशु, अब बलि का पशु होता है कि बलि के लिए पशु होता है? चलिए लिख लेते हैं। अगर बलि का पशु होता है तो का अर्थ निकलता है संबंध तत्पुरुष में। इसका अर्थ यहाँ पे बलि नाम किसी व्यक्ति का होना चाहिए, उस व्यक्ति का जो पुरुष, रामू की गाय। तो रामू और गाय के बीच संबंध दिखा रहा है का, तो रामू की जो गाय है वो हुई, उसमें संबंध तत्व। लेकिन यहाँ तो बलि का अर्थ ही दूसरा निकल रहा है, यहाँ बलि का अर्थ निकाला जा रहा है उस प्रसाद से, उसको चढ़ाने से। तो बलि पशु में क्या निकलेगा? बलि के लिए जो पशु लाया गया है, बलि के लिए पशु जो है उसे कहेंगे बलि पशु। इस प्रकार आपने देखा कि संप्रदान तत्पुरुष में बलि नाम से जितने शब्द बनते हैं उन संप्रदान तत्पुरुष और संबंध तत्पुरुष में बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। लेकिन मैं चाहूँगा कि इसको समझने के बाद में आप ऐसी दुविधा में ना पड़ें, और जब भी प्रश्न पत्र में कोई भी प्रश्न आए तो सबसे पहले अपने दिमाग से उस शब्द का विग्रह करिए और विग्रह के आधार पर तय करिए कि यहाँ संबंध तत्पुरुष होएगा या
संप्रदान तत्पुरुष होएगा। इसके साथ में अगले समास हमारा जो मिलेगा संप्रदान तत्पुरुष के बाद अपादान तत्पुरुष, जो से अलग होने के अर्थ में होता है, इसको हम समझेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक वीडियो में अगर 10 से 12 मिनट में एक समास कंप्लीट होता है तो आपका समय बचेगा और आपको जानकारी पूरी मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।